बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, किसी एक शख्स को कोई बंदा रेज हैंड कर दे तो मैं उसको अपने साथ हेल्प के लिए मूव कर दूंगा। ले जी, हाफिज अहमद को कर दिया, डन हो गया जी। हाफिज साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अच्छा बेटा, आप मेरे साथ अनम्यूट रहेंगे और कभी मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई मसला हो तो मुझे आप बताएंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैं फैसलाबाद में नहीं हूँ, तो मैं कॉलेज से बाहर से आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई। ओके, मैं इतना अच्छा आईटी में एक्सपर्ट नहीं हूँ आप लोगों की तरह, तो दैट्स वाई कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे, मेरा जैसे कहते हैं ना, हम पंजाबी में कहते हैं ध्यान कैलेंडर, सो यू विल बी वर्किंग एज अ ध्यान कैलेंडर विद मी। ओके जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया सर। ठीक है। और जहाँ पर कोई मसला आता है स्क्रीन शेयरिंग का या कोई चीज़ का, जहाँ पर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो, मुझे बताएंगे। हमने कहाँ तक जी लास्ट टाइम पढ़ लिया था, मुझे बताते हैं। सर हमने ना 2.5 में गुड पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वहां तक पढ़ लिया था। अच्छा जी, अरसलान अनवर ने रेज हैंड किया है। जी जी सर, 3.1 से स्टार्ट करना है। ओके ओके, ठीक है जी, 3.1 पे जा रहे हैं। लेट्स गो टू द 3.1। ये 2.5 नहीं आ रही पार्टनरशिप ये प्रॉपर्टी। एग्जांपल हो गई है सर, ये करवा दिया आपने। ओके, हमने ये कर लिया था, तो हम अब जा रहे हैं 3 से ना। जी सर। ओके जी, डन हो गया जी। यहाँ से हम बात शुरू करने लगे हैं। माय प्लेयर, और आप सब लोगों को स्क्रीन जो है वो विजिबल है, ओके है जी जी। सर, बिल्कुल ठीक है। चलो गुड इनफ। अच्छा जी, हम पार्टनरशिप के अंदर मूव करते हुए आगे लेके चलते हैं बात को। एंड देयर वी गो कि अब एक हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उनका दुनिया के साथ, थर्ड पार्टीज के साथ रिलेशनशिप कैसे होके चलेगा। तो यहाँ पर उसने पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप है उसको कुछ पे यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस किया। उसने कहा कि हर पार्टनर जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एजेंट है। और ये हम बात पहले भी पढ़ के आए थे कि जब भी कभी पार्टनरशिप होगी तो उस पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम लोग एक दूसरे के साथ एज एन एजेंट काम कर रहे होंगे। यानी कि अगर कंपनी में 3 पार्टनर्स हैं, अली, बिलाल और चांद, तो अली, बिलाल और चांद के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदा एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है। तो पहली बात कि हर बंदा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के बिहाफ पर फर्म का भी एजेंट होता है, और आपस में चूंकि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो इसलिए आपस के अंदर ऑल दी पार्टनर्स दे हैव टू मेक श्योर कि वो तमाम पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक एजेंसी अरेंजमेंट के तहत ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट इज आफ्टर द एजेंसी अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। अब हमें ये पार्टनर्स की वन बाय वन करके उनके राइट्स के ऊपर बात कर रहा है। ये पीछे जो शोर है ठक ठक का, ये मेरे मुताबिक हाफिज अहमद का नहीं है, ये अहमद रजा का है, और मैंने इसको अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में बेटा हमारा ये आर्टिकल थोड़ी सी बात, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी डिटेल के ऊपर ज्यादा हम लेके चलेंगे। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या है कि पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर की अथॉरिटीज को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्चुअल अथॉरिटी और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्चुअल अथॉरिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी से मुराद ये है कि द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू टेक द डिसीजन फॉर द बिजनेस एंड एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन विद अदर पार्टीज, इट मे बी स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हम जब अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बनाते वक्त हम बता देते हैं कि भाई इस काम की अथॉरिटी हमने जिशान को दी है, इस काम की अथॉरिटी हमने जुनैद को दी है, इस काम की अथॉरिटी हमने अहमद को दी है। अगर आप अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई एक्सप्रेस अथॉरिटीज एक दूसरे को दे देते हैं
तो हम उसे कहते हैं कि जनाब ये जो एक्सप्रेस अथॉरिटीज है, ये हमारी एक्सप्रेस अथॉरिटीज पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आइडेंटिफाइड हैं। यहाँ पर एक और बात भी ऐसी है, सिंस द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसकी जो तमाम टर्म्स हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हैं। अच्छा, मतलब आपने जब पार्टनरशिप बनाई और उसमें आपने ये लिखा कि हर पार्टनर के पास इक्वल राइट है, आपने कहा बैंक ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पार्टनर बैंक ओपन कर सकता है, आपने जोन जोन सी बातें पार्टनरशिप डीड में रखी, तो ये वो एक्चुअल अथॉरिटीज हैं जो कि आपने इन क्लैरिटी एक दूसरे को प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है, वही हमारे पास सोलर ट्रेडर्स की एग्जांपल आ रही है, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली और बिजनेस शुड बी मैनेज बाय आफ्ताब। अब यहाँ पर बिजनेस आफ्ताब मैनेज करेगा। एक बात, ऑन फर्स्ट डे ऑन बिहाफ ऑफ सोलर, आफ्ताब ने 100 बल्ब का ऑर्डर दिया तनवीर से, और आफ्ताब के पास यहाँ पर एक्चुअल अथॉरिटी है। चूंकि हमने अथॉरिटी आफ्ताब को क्लैरिटी में दे दी कि बिजनेस आफ्ताब ही मैनेज करेगा, तो ये वो एक्चुअल अथॉरिटी है जो कि हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बड़े क्लैरिटी के साथ हम देख सकते हैं। ये एक किस्म की अथॉरिटी है जो पार्टनर को मिलती है, यानी कि पार्टनर की वो अथॉरिटी जो कि उसको पार्टनरशिप डीड से, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से मिल जाए, उसे हम पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ये उसकी एक्चुअल अथॉरिटी है। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप उसको ना भी लिखें, उसको आप रिटर्न में ना भी लेकर आए, तो उसके बावजूद भी आपके पार्टनर की ये अथॉरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती रहेगी, कि वो ये चीजें तो बाय डिफॉल्ट उसकी अथॉरिटी बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हर पार्टनर जो है वो फर्म का एजेंट है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, हर पार्टनर बिजनेस के कारोबार में हिस्सा लेने का हक रखता है, और इन द नेम ऑफ फर्म, और in any manner expressed an intention to bind the firm। कहता है the act of partner done by him, पार्टनर का किया हुआ काम जो कि उसने कैसे किया था, एज एन एजेंट किया था, फर्म के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में किया था, फर्म के नाम पे किया था, या फर्म को बाइंड करने के लिए किया था, तो कहता है एन अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म इज नॉन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। जनाब, अब यहाँ पर पीछे हमारे पास जो अथॉरिटी आई थी वो हमने एक्सप्रेस कर दी थी, हमने कहा ठीक है जी जिशान साहब, आप परचेजिंग कर लिया करें, अहमद साहब आप सेल्स कर लिया करें, लेकिन अब ये तो हमारी रिटर्न अथॉरिटी थी, ये हमारी एग्रीमेंट की अथॉरिटी थी, ये हमारी डिसाइडेड अथॉरिटी थी, तो हमने कहा ये क्या है, एक्चुअल अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? अगर कोई भी पार्टनर फर्म के एजेंट के तौर के ऊपर फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहते हुए फर्म के बिहाफ पर या फर्म को बाइंड करने के लिए कोई भी काम करेगा, तो भाईजान याद रखिएगा वो काम फर्म को बाइंड कर देगा, और इसे हम इम्प्लाइड अथॉरिटी कहेंगे। लेकिन शर्तें देखिएगा क्या है, फर्म के नाम पर काम किया जाए, फर्म के कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब फर्म कारोबार करती है कॉलेज का, और मैं जाकर यहाँ पर भैंसों की परचेज का सौदा कर रहा हूँ, तो ये कोई ऑर्डिनरी कारोबार तो नहीं है, ये हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस तो नहीं है। फर्म कारोबार करती है एसी फ्रिजों का, और मैं जाके 25 गाड़ियां परचेज करने की लायबिलिटी ले आऊं, तो ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। हाँ, आपके ऑर्डिनरी बिजनेस को सामने रखते हुए अगर आपने कोई कारोबार किया है, मिसाल के तौर के ऊपर मैं बिलाशुबा मैंने कोई स्टूडेंट था, उसको मैंने सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन किया है, और वो एडमिशन मैंने एज अ एजेंट ऑफ द टिप्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस का कोर्स यही है, टीचिंग करना, एडमिशंस करना, मैंने कोर्स ऑफ बिजनेस भी मेरा वही था। सो कहता है इस तरह की पोजीशन के अंदर हम अगर कोई भी काम करेंगे तो दैट वुड बी द इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएगा। अगर मैं कोई एडमिशन अपने स्टूडेंट का कर लेता हूँ बीइंग द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, चूंकि मैंने एजेंट ऑफ फर्म के बिहाफ पे किया, चूंकि मैंने कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, और मैंने कॉलेज के नाम के ऊपर किया, मैंने कोई अपने स्पेशल अपने लिए कोई स्टूडेंट बुक नहीं किया, तो ये मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। तो पार्टनर्स को जो अथॉरिटी मिलती है वो एक्चुअल होती है, जो कि उनके एग्रीमेंट से निकलती है। और अगर कोई पार्टनर अपने आप को फर्म का एजेंट मानते हुए फर्म के बिहाफ के ऊपर अगर वो फर्म के लिए कोई भी बिजनेस ऑफ फर्म का काम करता है, बिजनेस ऑफ फर्म में रहते हुए काम करता है, वो भी आपको हम कहते हैं कि जनाब वो भी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर ये सीखना है कि इम्प्लाइड अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं। एक ट्रेडिंग पार्टनरशिप में all the partners they have the authority to borrow the money on the credit of the partnership, and lender is under no particular obligation to investigate the purpose of loan। अगर कहते हैं ट्रेडिंग की पार्टनरशिप है तो आप
अपनी पार्टनरशिप में रहते हुए फर्म के बिहाफ पर उधार ले सकते हो। आपको इस काम के लिए स्पेशल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इवन अ पार्टनर विद द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी में बाइंड द फर्म। यहाँ पर उसने हमें एम्प्लॉयड अथॉरिटी के तहत कुछ बातें बतानी शुरू कर रहा है कि ये बातें कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप कर सकते हैं। एक तो बात बता दी उसने कि आप फर्म के बिहाफ के ऊपर, फर्म के नाम के ऊपर पैसा बोरो कर सकते हो। कहता जनाब आप फर्म के लिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी रखते हैं, किसी स्पेसिफिक आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप फर्म के लिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म और गिविंग वैलिड रिसीट फॉर देम, और उसके लिए आप अपनी वैलिड रिसीट उनको दे सकते हैं। आप फर्म के जो रिसीवेबल्स हैं उनके बिहाफ पर पैसा रिसीव कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स, आप फर्म के बिहाफ पर जो लोन लिए हुए हैं उन लोन्स को वापस अदा कर सकते हैं। आप फर्म के बिहाफ के ऊपर लोगों के साथ मामलात, उनके अकाउंट आपस में बैलेंस करके सेटल कर सकते हैं। यूब साहब अब तो मैंने क्लास शुरू कर ली है मेरे भाई। ऐसे ही आप फर्म के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भर्ती कर सकते हैं। आप फर्म के बिहाफ पर चेक ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स बना सकते हैं। आप मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल की बात नहीं मैंने कही, मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? लैंड बिल्डिंग को निकाल दें, बाकी सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी शख्स से लोन लेते वक्त प्लेज भी क्रिएट कर सकते हैं। आप फर्म के बिहाफ पर सू कर सकते हैं और अगर फर्म के खिलाफ सू किया हो तो उसको डिफेंड कर सकते हैं। भाईजान ये सब बातें किस में आई हैं? ये सब बातें हमारी इम्प्लाइड अथॉरिटी का हिस्सा हैं। और फिर कहता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स देते वक्त, जाजब और गालब जो पार्टनर्स थे और उन्होंने डीड ने रिस्ट्रिक्ट किया कि इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ जाजब के तुम किसी भी लिहाज से तुम फर्म के बिहाफ पर पैसे बोरो नहीं करोगे। जाजब बोरोज द मनी फ्रॉम द बैंक, द फर्म ऑफ जाजब एंड गालब इज लाइबल, क्योंकि बैंक को इस बात का नहीं पता। देखे ना, बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या है? हाँ, बैंक को तो इतना पता है कि एक पार्टनर के पास एक इम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि वो फर्म के बिहाफ के ऊपर पैसा बोरो कर सकता है। तो यहाँ पर अगर उसने पैसा बोरो कर लिया तो बैंक मोर्दे इल्जाम नहीं है। ये अलग मसला है कि अब जाजब और गालब एक दूसरे में जो एक दूसरे की फैंट्री लगाएंगे, वो एक सेपरेट स्टोरी है। आजम और बाबर पार्टनर्स थे। आजम विद द इंटेंशन टू बाय द फर्म शॉप पर गया और उसने फर्म के बिहाफ के ऊपर कुछ चीजें परचेज की जो कि पार्टनरशिप के कारोबार से रिलेट करती हैं। तथा चूंकि वो काम उसने अथॉरिटी ऑफ द फर्म में रहते हुए किए, इसलिए उसका जो ये किया हुआ काम है वो फर्म को क्या करेगा? वो फर्म को बाइंड करके चलेगा। नईमा और रहमा पार्टनर्स हैं कैश बिजनेस में। नईमा ने ऑर्डर किया फर्म के नाम के ऊपर, फर्म के लेटर हेड के ऊपर, और उसने ऑर्डर क्या किया? अपने घर के लिए 2 बैग। किसके? वीट के, आटे के। भाईजान ये काम फर्म का नहीं है। फर्म के बिहाफ के ऊपर आप तो कारोबार कर रहे थे, कैश का बिजनेस, ये आपने आटे की बोरियां मंगवाई हैं। तो चूंकि आपने ये काम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं किया, तो इस काम के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ नायमा की जिम्मेदारी है। इमरान और कामरान पार्टनरशिप में काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साजिद ने 90,000 दिया इमरान को कि वो इन्वेस्टमेंट कर ले किसी अच्छी जगह के ऊपर। इमरान ने ये बात कामरान को नहीं बताई और वो पैसे खा पी गया। साजिद ने फर्म के ऊपर सू किया और फर्म को कहा कि जनाब ये फर्म थी जिसके पार्टनर को मैंने 90,000 दिया था। अब अदालत में जब गए तो अदालत ने कहा कि देखें, फर्म का जो बाइंडिंग क्लॉज है वो ये है कि अगर तो आपने ऑडिट का काम करवाया होता, ऑडिट गलत किया होता, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बिल्कुल फंसती। यहाँ पर फर्म का काम ऑडिट करना है, फर्म का काम किसी से पैसे लेकर इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो इसलिए कोर्ट कभी भी रिलीफ नहीं देगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूं और मैं ये 90,000 लेकर इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो आपको भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी है कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इसका क्या काम है कि ये पैसे लेकर इन्वेस्टमेंट करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कल आप क्लेम करेंगे तो आप फर्म के नाम पे क्लेम नहीं करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे जाया हो गए। आप साजिद साहब जो हैं वो इमरान के नाम पर क्लेम करने का हक रखते हैं, लेकिन वो फर्म के नाम पर क्लेम करने का हक नहीं रखते।
अदील एक पार्टनर है चार्टर्ड अकाउंट फर्म का, उसने पैसे बोरो किए, प्रॉमिसरी नोट फर्म के बिहाफ पर किया। अदर पार्टनर्स वोंट बी लायबल बिकॉज ये हमारा काम। मैं बार बार देख रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कोई ट्रेडिंग फर्म नहीं है। यहाँ पर पैसे लेना, बैंकों से अपने नाम पर पैसे बोरो करना, ये कतन ऐसा कारोबार नहीं है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का एक नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस है। इसलिए चाहे वो पहली एग्जाम्पल हो, चाहे अगली एग्जाम्पल हो, याद रखिएगा जब ऑर्डिनरी बिजनेस की बात आएगी तो ऑर्डिनरी बिजनेस की बात के ऊपर तो फर्म बाइंड हो सकती है, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा अगर कोई भी काम करेंगे तो फर्म बाइंड नहीं होगी। वो जो शख्स इंडिविजुअली तौर के ऊपर जो इसमें हिस्सा बना था वो जरूर बाइंड हो सकेगा, वो जरूर बाइंड होगा। आप उसी के खिलाफ केस कर सकेंगे कोर्ट में, आप कोर्ट के अंदर फर्म को बाइंड नहीं कर सकेंगे। Statutory restrictions, जनाब। Restrictions imposed by law are statutory restrictions and is applicable against the whole world, whether a particular person dealing with the firm has knowledge of it or not. For example, about the name of the firm and the etc. Following are acts are ये जनाब ये वो काम हैं जो कि कानून में हमने पीछे पढ़ा था। वो तमाम काम जो कि आप एज अ इम्प्लाइड अथॉरिटी बीइंग अ पार्टनर कर सकते हैं। ये जो अब काम पढ़ाने जा रहा हूँ ये वो काम हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इसको एज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं कर सकते। ओहो। पहला, आर्बिट्रेशन। आप अपनी फर्म का मामला किसी आर्बिट्रेटर को नहीं दे सकते जब तक कि पार्टनर्स की मर्जी ना हाले। तमाम पार्टनर्स की मर्जी, यानी कि या तो आपके पास इस बात का एक्चुअल एक्चुअल आपको इस बात का अथॉरिटी दी हो, अदरवाइज इम्प्लाइड अथॉरिटी के तहत आप अपना केस आर्बिट्रेशन को नहीं दे सकते। हम पीछे पढ़ के आए थे, आर्बिट्रेशन में रहते हो आप अपने अपने खिलाफ किसी मुकदमे को डिफेंड कर सकते हैं। किसी के खिलाफ मुकदमा करना हो तो आप उसके खिलाफ सू भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है वो ये है कि अपने फर्म के किए हुए मुकदमे को अदालत में देने के लिए आपके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन आर्बिट्रेटर के पास जाने की आपके पास मसा जो बीच में आर्बिट्रेटर से मुराद क्या है, ये वो शख्स है जो मुसालतकार है। आर्बिट्रेटर के पास जाने की आपके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। आप लोन तो ले सकते हैं लेकिन किसी भी बैंक के पास अकाउंट खुलवाना और उस काम को ऑन द फर्म नेम, वो आपके पास अकेला राइट नहीं है, तमाम पार्टनर्स की कंसेंट का होना जरूरी है। आप किसी भी सूट में जो आपके खिलाफ सूट किया हो उसको डिफेंड करें कि जनाब हरगिज हम गुनाहगार नहीं हैं, लेकिन आप कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि जी ठीक है मैं मान लेता हूँ हम इतने पैसे दे देंगे। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जरूरी है कि या तो आपके पास स्पेसिफिक पावर हो या आप तमाम पार्टनर की मर्जी से काम करें। आप फर्म के बिहाफ पर सूट फाइल तो कर सकते हैं लेकिन फर्म के बिहाफ के ऊपर किया हुआ सूट वापस नहीं ले सकते। आप लायबिलिटी किसी भी केस में जो आपके खिलाफ हो कभी भी एडमिट नहीं कर सकते। आप अपनी मूवेबल एसेट्स के ऊपर प्लेज क्रिएट कर सकते हैं लेकिन इमूवेबल एसेट को अक्वायर करने का या उसको बेचने का आपको कोई हक नहीं है। इमूवेबल एसेट से मुराद है लैंड और बिल्डिंग। तो मूवेबल एसेट्स के ऊपर आप प्लेज क्रिएट करवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन अपने लिए जो आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इमूवेबल एसेट कंपनी के बिहाफ पर लैंड बिल्डिंग को परचेज करना या परचेज की हुई लैंड बिल्डिंग को बेचना आपको इसकी इजाजत नहीं है। पार्टनरशिप, आप फर्म के बिहाफ के ऊपर किसी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते। भाईजान ये जो सारी बातें हैं इसके ऊपर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी जात के हद तक इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए किसी किस्म का राइट अवेलेबल नहीं है। आपको ये राइट उसी वक्त अवेलेबल होगा अगर आप या तो इस काम के लिए एक्चुअल अथॉरिटी रखते हैं या या आपको ये राइट थ्रू पार्टनरशिप डीड दे दिया गया था। और तीसरी सूरत हाल ये है कि आप ये काम करना चाहते हैं तो अपने तमाम पार्टनर से पूछें। वो तमाम पार्टनर्स अगर आपको इस काम की करने की इजाज़त देते हैं या मिल के मशवरा करके फिर ये काम आप करने का हक रखते हैं। ये काम एज एन इंडिविजुअल आपके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। अमजद बाबर जाहद पार्टनर्स थे। जाहद ने कंपनी की लैंड बाकी पार्टनर्स की मर्जी के बगैर किसी को बेच दी।
जनाब ये सेल नहीं हो सकती क्योंकि ये इमूवेबल की ट्रांसफर है, तमाम पार्टनर्स की इस पर एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। Restrictions by the partnership deed. A restriction which is specifically written in partnership deed is effective only against the person dealing with the firm having knowledge. जब तक किसी शख्स को पता ही नहीं है कि आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो उस रिस्ट्रिक्शन को जान नहीं सकता, इसलिए उसके ऊपर उस रिस्ट्रिक्शन का इतलाक नहीं होगा। इस तरह मैंने पीछे केस पढ़ाया था आपको कि वहां पर यहाँ पर एक बैंक एक बंदे ने हमने आपस में एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ज़ीशान तुम ये चीज नहीं बेच सकते। वो चीज क्या है? वो चीज गुड्स हैं। अब मेरे पास तो इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, लोगों के लिए तो मेरे पास इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, क्योंकि मेरे पास लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड पार्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये थर्ड पार्टी पे रिस्ट्रिक्शन उसी वक्त एप्लीकेबल होगी जब थर्ड पार्टी को भी आप वो एग्रीमेंट दिखाएंगे। Ratification of the actions taken by the partner outside the actual authority. अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर दे और एक्सीड करके कोई काम करे तो बाकी पार्टनर्स क्या सब्सिक्वेंटली उसकी उस गलती को, उसके किए हुए काम को एक्सेप्ट कर लेंगे? जनाब वो उसके काम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो उसके काम को एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है तुम्हें कहा था कि तुम परचेज नहीं कर सकते, अब तुम ये परचेज करके ले आए हो, हम तुम्हारा ये किया हुआ काम बेशक अनऑथराइज है लेकिन हम कबूल कर लेते हैं। इसे कहते हैं रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं? रेटिफिकेशन। कोई भी शख्स जो ऐसा शख्स हो, आ गया जी क्वेश्चन, अरसलान अनवर। सर ये कभी किसी का माइक ऑन हो जाता है, कभी किसी का, तो सर ये डिस्टरबेंस होती है ऐसे सर। है ना, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। आस्क चलिए ऑल टू म्यूट कर दें सर, आप खुद म्यूट कर दें सर सबको ही। क्या मैं देख रहा हूँ कि होता कहाँ से है। लॉक मीटिंग मेरे मुताबिक तो सारों को म्यूट किया हुआ है। सर ये खुद ही हो जाते हैं, खुद मतलब के क्लिक करने पे सर हो ओ, जाते हैं। अब करके देखो जरा, ताड़ी ऐसी कम तैसी। हाफिज अहमद अपना रेज हैंड करो। अनम्यूट हो जाओ। जी सर हो गया। जी ठीक है ना जी, अब मैंने सारे बांध दिए। सॉरी यार, मैंने इसलिए कहा था ये हाफिज अहमद ये तुम्हारा कसूर है। तुम्हें मैंने कहा था कि जहां पर सर कोई इस तरह का लुत्फराई हो तूने मुझे बताना है। सर वो एक बार कहते थे फौरन वो बंद कर लेते थे, वो समझ नहीं आती थी कौन आया कौन नहीं आया। चलो अब मुझे ये तो मसला है, मुझे भी लगता है आईटी क्लास लेनी पड़नी है क्यों हिसाब से। अच्छा जनाब, तो रेटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो रेटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई काम पार्टनर ने किया हो जो कि उसकी अथॉरिटी से ज्यादा हो, तो उस पार्टनर के उस किए हुए काम को क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसको कहते हैं कि तुमने काम तो अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के किया, लेकिन हम तुम्हारी ये गलती को मानते हुए तुम्हारे इस काम को फर्म के बिहाफ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन। By giving the retrospective approval to a contract by another person, even though it was outside part authority, partner can remove any question about whether implied authority exists or whether other party knew. और अगर आपने उसके काम को रेटिफाई कर लिया तो फिर ये फटने वाली बात ही नहीं कि क्या वो काम इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर था कि नहीं था। साजिद माजिद वाजिद पार्टनर थे, उन्होंने कहा कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म की उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी चीज 50,000 से ऊपर जो है वो बाकी लोगों से पूछे बगैर बेचे। साजिद ने 70,000 रुपए की चीज बाकी लोगों को पूछे बगैर सेल कर दी। कस्टमर डिफॉल्ट कर गया, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि उसने बाकी लोगों से नहीं पूछा, उसने एक्सप्रेस एग्रीमेंट की जो थी वो शिक की खिलाफ वर्जी की। अब क्योंकि ये लॉस हुआ तो ये लॉस किसको पे करना पड़ेगा? साजिद को। हाँ, अगर माजिद और वाजिद उसकी इस गलती को माफ कर देते हैं तो फिर वो रेटिफाई कर देते हैं, तो फिर ये लॉस जो है वो तीनों मिलके भर लेंगे और हम कहेंगे कि दिस इज द लॉस व्हिच इज बीइंग सफर्ड बाय द फर्म। तो ये जनाब बातचीत थी अथॉरिटी की, एक्चुअल अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी। इसमें याद करने वाली बात है कि एक्चुअल अथॉरिटी किसे कहते हैं और इम्प्लाइड अथॉरिटी किसे कहते हैं। और दूसरी अहम बात याद करने वाली है कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है और वो कौन सी जगह हैं जहां पर इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती।
पेपर के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल जो है ये लायबिलिटी ऑफ पार्टनर और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ फर्म, जनाब, in order to make a partner liable for firm, the same must have been done while he was a partner. Liability of partner is both jointly and several, so that creditors may compel. कहते हैं जनाब, जब भी फर्म के बेहाफ पर कोई किया हुआ काम होगा वो फर्म को बाइंड करेगा, और पार्टनर का किया हुआ काम तमाम पार्टनर्स को बाइंड करके चलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर किसी पार्टनर ने इन द ड्यू कोर्स ऑफ द बिजनेस फर्म के बिहाफ पर कोई काम किया हुआ है तो वो आपको फर्म के हर पार्टनर के लिए वो बाइंडिंग बन जाएगा। दैट बिकम्स द बाइंडिंग फॉर एवरीवन, और वो तमाम लोग उसके लिए लायबल होंगे, सिर्फ एक पार्टनर ही उसके लिए लायबल नहीं होगा। अब उसने हमें इसी एग्जांपल दी है कि बाबर सलीम एंड दाऊद वो पार्टनरशिप में हैं। बाबर ने कुछ इक्विपमेंट परचेज किया, 20,000 का इक्विपमेंट था, 15,000 की इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, उन्होंने वो पे नहीं की। मैं पहले भी एग्जांपल पढ़ा चुका हूँ। वो चाहे तो 15,000 का केस सिर्फ बाबर पे कर ले, वो चाहे तो वो तीनों के ऊपर, बाबर सलीम और दाऊद तीनों पर भी अपना केस कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर, जहां पर पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करेगा तो फिर वो फर्म का जो नुकसान होगा और जो बाकी पार्टनर्स का नुकसान होगा उसको पूरा करेगा। इन केस ऑफ फ्रॉड, ऑल्दो द फर्म इज लायबल टू द थर्ड पार्टी, अगर इवन उसने कोई फ्रॉड भी किया है फर्म का नाम इस्तेमाल करते हुए, तो फर्म तो लायबल होगी, लेकिन वो अपना नुकसान किससे पूरा करवाएगी? वो अपना नुकसान उसी पार्टनर से पूरा करवाएगी। तो हमने अभी पीछे पढ़ा, हमने कहा कि अगर किसी क्लॉज से आपने मिसाल के तौर पे आपने मना किया हुआ था किसी को कि तुम 50,000 से ऊपर की चीज नहीं बेच सकते, लेकिन दुनिया को थोड़ी पता है, दुनिया को तो यही पता है कि एक पार्टनर है जो फर्म का, वो कुछ भी बेच सकता है, वो फर्म के बिहाफ पर कुछ भी सेल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। हमें थोड़ी पता था कि आपने इसको स्टॉक के बेचने पर भी कदगन लगाई हुई है। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थर्ड पार्टी अपना राइट भी लेगी, सब कुछ करके चलेगी। फर्म को जो नुकसान होगा वो नुकसान कौन पूरा करेगा? वो नुकसान जो है वो पार्टनर पूरा करेगा। Liability of misapplication by the partners. A partner acting within the apparent authority, उसने अपने apparent authority में रहते हुए उसे कोई पैसा मिला, वो जो उसको थर्ड पार्टी से मिला, और उसने क्या किया, उसको मिसअप्लाई कर दिया। मिसअप्लाई से मुराद जाती इस्तेमाल के लिए या किसी ऐसे काम के लिए जहां पर उसको खर्चना नहीं चाहिए था। या a firm in course of his business, उसके पास कोई पैसा आया थर्ड पार्टी से और वो पार्टनर ने उसको बजाय फर्म की कस्टडी में देने के उसने उसको किसी और जगह पे अप्लाई कर दिया, मिस अप्लाई कर दिया। इस वजह से जो भी फर्म का लॉस होगा वो लॉस कौन पूरा करेगा? वो लॉस वही पार्टनर पूरा करेगा। लायबिलिटी टू इंडेमनिफाई फॉर द विलफुल नेग्लेक्ट, जनाब, अगर आपने जानबूझ के, आपको हमने कोई जिम्मेदारी सौंपी थी और आपने उस जिम्मेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्तगी से काम नहीं किया, दुरुस्त तरीके से काम नहीं किया, और आपके नलायकी से, आपके काम को दुरुस्त तरीके से ना करने से अगर फर्म को कोई नुकसान हुआ तो कौन पूरा करेगा? वही पार्टनर पूरा करेगा। लायबिलिटी टू शेयर द लॉसेस, जितने भी फर्म के नुकसान होते हैं, जो भी फर्म के लॉसेस होते हैं, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जब प्रॉफिट तकसीम होता है तो उसी रेशो के अंदर लॉसेस भी तकसीम किए जाएंगे। लायबिलिटी टू अकाउंट फॉर द पर्सनल प्रॉफिट्स, अगर कोई आप ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो कि कंपीटिंग बिजनेस है या फर्म के अंदर रहते हुए आप कोई कारोबार कर रहे हैं और आपने अपने बाकी पार्टनर्स को नहीं बताया हुआ, तो याद रखिएगा पार्टनर्स के पास राइट है कि जो भी आपने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, बाकी से छुप के प्रॉफिट कमाया है, वो आपसे उसकी डिटेल्स भी मांगेंगे और आपसे उस प्रॉफिट में अपना हिस्सा भी मांगने का हक रखते हैं। लायबिलिटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑफ कंपीटिंग बिजनेस, ये वाली जो बात है पर्सनल प्रॉफिट्स की, ये हम बात अज्यूम करके चलते हैं कि आपने पार्टनरशिप के अंदर रहते हुए अपना कोई कारोबार कर लिया, और यहाँ पर कंपीटिंग बिजनेस में पार्टनरशिप से बाहर भी अगर आप कंपीटिंग बिजनेस करेंगे पार्टनर से पूछे बगैर, फिर भी वही शिक है कि आपसे पार्टनर्स उसका पूछेंगे और आपको वो प्रॉफिट पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। इनके आसान एग्जांपल्स हैं, ये सब बातें हम लायबिलिटी से रिलेटेड पीछे जब हम पार्टनरशिप को पढ़ रहे थे तो हम वहां पर वन वे और द अदर डिस्कस करके आए हैं। अफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, अगर कोई भी चीज पार्टनर एडमिट कर लेता है
एन एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टनर, अगर कोई भी चीज पार्टनर एडमिट कर लेता है तो वो फर्म के खिलाफ एविडेंस होगा, प्रोवाइडेड के दो कंडीशंस पूरी हों। एक, जो पार्टनर ने एडमिशन की है वो फर्म के नॉर्मल रोजमर्रा के कारोबार से रिलेटेड है और उसने इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक वो चीज फर्म से रिलेट करती है, दूसरी वो फर्म के रोजमर्रा के कारोबार से मुतल्लिका है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोर्ट में गए और कोर्ट में फर्म के एक पार्टनर ने एडमिट कर लिया कि वो लोग टैक्स एवेजन कर रहे थे, तो इसका मतलब कि सारी फर्म ने एडमिट कर लिया कि वो लोग टैक्स एवेजन कर रहे थे। यानी कि अगर पार्टनर कुछ भी एडमिट करेगा जो कि वो फर्म के बिहाफ पे करेगा और फर्म के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के मुतालिक करेगा, तो वो एडमिशन जो है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाइंड करेगा। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, अगर हम किसी भी एक पार्टनर को नोटिस दे देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तमाम पार्टनर्स को नोटिस दे दिया, हमने वो नोटिस फर्म को दे दिया। सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू वर्किंग पार्टनर, यानी कि एक्टिव पार्टनर को होना चाहिए, स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस नहीं हो सकता। देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर रिसीविंग द नोटिस, और जो पार्टनर जो नोटिस रिसीव करे वो कोई फ्रॉडलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो और फ्रॉड मत करें। पहले की बात क्या है, अगर हमने किसी भी पार्टनर को नोटिस दे दिया जो कि एक्टिव पार्टनर है, तो उससे मुराद कि हमने पूरी फर्म को नोटिस दे दिया। साजिद, आबद, माजिद पार्टनर्स थे। आबद और माजिद एक्टिव पार्टनर थे, जबकि आबद और साजिद एक्टिव थे, माजिद स्लीपिंग पार्टनर था। अगर कस्टमर ने साजिद को नोटिस दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोटिस सारी फर्म को आ गया। साजिद डिड नॉट टेल द अदर पार्टनर्स, जब कस्टमर ने फर्दर एक्शन लिए, आबद एंड माजिद कांट प्लीड द इग्नोरेंस ऑफ नोटिस। अब आबद और माजिद का ये नहीं कह सकते कि जी हमें तो आपने नोटिस दिया ही नहीं, या दिया था सिर्फ साजिद को दिया था। भाईजान, जब हमने आप में से किसी एक पार्टनर को नोटिस दे दिया, इसका मतलब हमने सारी फर्म को नोटिस दे दिया। कल आपकी जान नहीं छूट सकेगी। लेकिन याद रखिए, नोटिस किसी भी एक्टिव पार्टनर को देना है। साजिद, आबद और माजिद ये पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। आबद और साजिद एक्टिव हैं, माजिद स्लीपिंग है। एक नोटिस आया जो कि आबद को दिया गया, जिसमें alleging the आबद committed fraud with the customer in the ordinary course of business, कहता है ये नोटिस इनफ नहीं है। The notice must be served to the partners who did not commit the fraud। ये बड़ी अहम बात है। पीछे एक फर्म के बिहाफ के ऊपर फर्म का केस था, तो किस आपने एक्टिव पार्टनर को दे दिया। अगर यहाँ पर आप एक पार्टनर को कहते हैं कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, भाई वो तो पार्टनर जिसके ऊपर आपने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, वो कैसे बाकी पार्टनर्स को बताएगा। तो जब तक आप दूसरे किसी पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप इस धोखाधड़ी में फर्म को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये केस नंबर 96 और 95 टिक कर लें। बड़े अहम बात दोनों में की है। जब नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस का बात थी तो किसी भी एक्टिव पार्टनर को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका नोटिस सबको सर्व हो जाएगा। लेकिन अगर एक डिफॉल्टेड पार्टनर है, एक फ्रॉड करने वाला शख्स है, जिसके ऊपर आपने फ्रॉड का इल्जाम लगाया, तो अब उसको नोटिस देने से हरगिज मत समझें कि पूरी फर्म को नोटिस हो गया। अगर आपने बाइंड करना है तो उस पार्टनर को भी नोटिस देना पड़ेगा जिस पर आपने फ्रॉड का इल्जाम नहीं लगाया हुआ। तो बेटा, पर्पस ये है कि वो फ्रॉड वाला पार्टनर तो किसी को आगे बात बताएगा ही नहीं, तो हम बाकी लोगों के साथ ज्यादती क्यों करें। इसलिए आपको दूसरे पार्टनर्स को भी नोटिस देना पड़ेगा। जनाब, होल्डिंग आउट किसे कहते हैं, ये हमारी जो डिस्कशन है होल्डिंग आउट पार्टनर की। मैंने आपके साथ लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ ये पॉइंट, ये दोबारा से आ गया। होल्डिंग आउट मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग आउट और दूसरा था हमारे पास स्टॉपल। हम पीछे पढ़ के आए थे, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये वही बात है जो कि हमने पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में कही थी, उसी को उसने दोबारा रिपीट किया हुआ है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ही मस्ट हैव वर्ड स्पोकन और रिटन by his conduct representing himself to the partner, he must have knowingly permitted himself to represent as a partner other। तो जनाब, यहाँ पर इसने ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के कुछ केसेस दिए हैं, इनको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। डेफिनेशन चीज वही पुरानी आप लेकर आएंगे जो आपने पहले पढ़ी हुई है। Paras represent the Rizwan that he is a partner in the firm of Arslan Noman and Ali, while actually वो partner नहीं था।
अब पारस ने रिजवान को कहा कि वो एक फर्म जिसमें अरसलान नुमान अली पार्टनर है उसमें पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं था। इस बात पर यकीन रखते हुए उसने रिजवान को क्रेडिट दे दिया। अब उसकी जो फर्म थी वो इंसॉल्वेंट हो गई। रिजवान यहाँ पर पारस को लाइबल कर रहा है बीइंग एन होल्डिंग आउट पार्टनर, एंड पारस इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, क्योंकि वो पार्टनर। अब ये देखिएगा जरा क्या हुआ, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। पारस साहब ने रिजवान को कहा कि मैं जो फर्म है पार्कर रैंडल या जो फर्म है अरसलान नुमान और अली, मैं इनका पार्टनर हूँ। अब ये बात पारस ने रिजवान को खुद डायरेक्टली कही हुई है, जबकि दर हकीकत वो उनका पार्टनर नहीं था। अब जो वो पार्टनर की फर्म थी अरसलान नुमान और अली की, वो डिफॉल्ट कर गई है। अब अगर वो डिफॉल्ट कर गई है तो वो सिर्फ अरसलान नुमान और अली पर केस नहीं करेगा, वो पारस पे भी केस करेगा कि भाई तुम भी पार्टनर हो बाय होल्डिंग आउट, तुम भी पार्टनर हो बाय स्टॉपल, तुमने कहा था कि मैं इनका पार्टनर हूं, तेरी इस बात पे यकीन रखते हुए मैंने इनको पैसे दिए थे। अब तुम मुझे बता रहे हो कि मैं तो पार्टनर हुई नहीं, क्योंकि तुमने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी हुई है मैं इनका पार्टनर हूं। तो अब वो उस रिजवान के ऊपर, रिजवान जो है वो पारस के ऊपर भी केस कर सकेगा, क्योंकि पारस ने अपने आप को होल्ड आउट किया था कि वो पार्टनर है, और उसने कभी भी मना नहीं किया था कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं। ये एग्जांपल आपके पास आ गई। एग्जांपल नंबर 98, टॉम, एंथनी एंड द ब्रेड। ये फर्म में पार्टनर हैं 3 लोग। Leonardo, who is generally seen in the company of Tom, Anthony, or Brad, tells the Kevin that he is also the firm partner. अब लेनार्डो जो है, अब जो लेनार्डो है उसके मतलब क्या कहा जा रहा है कि लेनार्डो जो कि टॉम, एंथनी और ब्रेड के साथ रहता है वो पार्टनर नहीं है उनका, लेकिन वो चौथे बंदे को, केविन को कहता है कि मैं इनका पार्टनर हूँ। Richard, who overheard this talk of Leonardo to the Kevin and thinking that the Leonardo is the partner of firm, give the credit to the firm. Richard can make Leonardo liable for the credit given to the firm on the basis of holding out because of taking advantage of doctrine of holding out. It is not necessary that the representation must be direct to the person giving the credit. अब भाईजान, तुम चूंकि केविन से कह रहे थे और मैं वहां पे बैठा हुआ था, मेरे सामने ये बात हुई है। अब ये कौन है? जो आपका लेनार्डो है वो केविन से बात कर रहा है कि मैं इन लोगों का पार्टनर हूँ। वहां पर एक और शख्स भी उनका मुखातब करिंदा है जिसका नाम रिचर्ड है। उसने रिचर्ड को नहीं कहा, लेकिन रिचर्ड की कुव्वते समात में कहा। तो यहाँ पर पार्टनर को, आप अपने आप को एज अ पार्टनर होल्ड आउट कर रहे थे दुनिया के सामने, तो फिर दुनिया में 2 शख्स सुन रहे थे, वो आपको पार्टनर ही तस्लीम करके चलेंगे। अगर कल कोई लायबिलिटी आ गई तो बेटा जी आप भी जिम्मेदार हैं। तो जनाब, ये हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट है। डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट का मतलब ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट आपको दी जाए। अगर आप उस दुनिया में हैं जिनके सामने ये बात हो रही थी और आपने ये बात सुनकर ये ट्रस्ट किया कि ये शख्स पार्टनर है, तो अब डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट के मुताबिक आप पार्टनर हैं और आपको अब नुकसान भुगतना पड़ेगा। एक और केस भी छोटा सा पढ़ लेते हैं। अनवार इंट्रोड्यूस नादर टू जफर एज हिज पार्टनर। अब अनवार ने नादर को इंट्रोड्यूस करवाया है जफर के सामने, कहते हुए कि मेरा पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं है। तो भाईजान, अगर अब कभी अनवार डिफॉल्ट कर गया तो फिर इसका मतलब ये है कि नादर भी फंस जाएगा। अनवार ने खुद ना, तो ये यहाँ पर अनवार ने नादर को इंट्रोड्यूस करवाया और बाद में और नादर ने रिफ्यूज नहीं किया। नादर कुछ बोला नहीं है, लेकिन उसने रिफ्यूज नहीं किया। इंट्रोड्यूस करवाने वाला शख्स अनवार। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि अगर मैं इसी को डायरेक्ट बनाऊं, नादर कह रहा है कि अनवार का मैं पार्टनर हूं, तो यहां पर अगर, और वो अनवार का पार्टनर नहीं था, अब अगर यहां पर अनवार डिफॉल्ट करेगा तो नादर ने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी थी, खुद बात की थी, तो वो नादर फंस जाएगा। अच्छा, इसको इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं? इंटरेक्ट ऐसे कर रहे हैं कि अनवार कह रहा है कि नादर मेरा पार्टनर है। नादर ने नहीं कहा, लेकिन नादर ने रिफ्यूज नहीं किया, इनडायरेक्टली उसने हाँ कह दी इस बात के ऊपर। तो भाईजान, चाहे रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट हो चाहे रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट हो, अगर आपने होल्डिंग आउट की है किसी बात की, तो दुनिया को आपने ये धोखा दिया है। अगर आपने ये धोखा दे दिया है तो अब आप कल थर्ड लोगों के सामने लायबल होंगे। इस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लें। Here we got a question and the question comes from the Hassan Bull.
सर ये पीछे एग्जांपल 93 to 99 में जो है वो इस केस के ऊपर चल रहा है कि पर्सन ने होल्ड आउट किया और फर्म को क्रेडिट दे देता है। अगर वो क्रेडिट उस पर्सन को दे दे तो सर फर्म लायबल होगी? मैंने वो एक ही केस नहीं पढ़ाया आपको होमवर्क छोड़ते हुए और आपने उसमें सवाल पूछ लिया। Amr or Bakr, they are partners in the firm. Zahad informed Yasser that he is also a partner in the firm. उन्होंने कहा यासर conveys information to his friend Kamran. Kamran ने कहा कि ज़ाद पार्टनर है, उसने फर्म को दे दिया। Can Kamran make Zahad liable for the payment of the price? Yes, he can make liable for the payment of the price. बेटा फर्म तो liable है ही है। सर वो फर्म को तो पता ही नहीं, वो तो खुद कह रहा था बाहर बैठ के कि मैं इनका पार्टनर हूँ, वो बस उनके साथ बैठता था, तो सर फर्म कैसे लायबल? वो अब उसने उस पर्सन को आमर और बाकर जो थे वो पार्टनर्स थे फर्म में, ठीक है। जाहद ने यासर को इन्फॉर्म किया कि वो आमर और बाकर का पार्टनर है। अब एक बात तय है कि आमर और बाकर की मौजूदगी में ये बात हुई होगी तो पता चलेगा, अदरवाइज तो फर्म बाइंड होगी नहीं। अगर ये बात आमर और बाकर की मौजूदगी में होगी तो फिर फर्म बाइंड होगी। अगर ये बात आमर और बाकर की मौजूदगी के अलावा होगी तो फिर फर्म बाइंड नहीं होगी। ओके 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 सर, थैंक यू। म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। Knowledge of the third party. The other party must have acted on the faith of the representation and gives the credit to the firm. It does not matter whether the person representing himself or representing to be the partner does or does not know that the representation has reached the other person giving the credit. कहते जनाब अगर किसी शख्स ने उस रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर फर्म को क्रेडिट दे दिया है, कोई काम कर दिया है, तो यहाँ पर होल्डिंग आउट हो जाएगा। आमर टेल्स बिलाल द सप्लायर within the hearing of Qasim that Amr is a partner in the partnership of Qasim. अब कासम को सुन रहा है और कासम को सुन रहा है कि वो शख्स किसी और को कह रहा है कि ये उसका पार्टनर है और कासम उसे चुप, कासम वहां पे कुछ नहीं कह रहा। भाई अगर कासम को सुन रहा है कि वो उसको अपना पार्टनर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कासम का खामोश रहना ये दूसरे शख्स के लिए ये कंफर्ट क्रिएट कर रहा है कि हाँ यार वाकई इसका पार्टनर होगा। तो अगर दूसरे शख्स ने ये बिलीव कर लिया है तो बेटा फिर अब यहाँ पर आपकी जान की मुक्ति नहीं हो सकती। इस वजह से होल्डिंग आउट को उसने फजूल लंबा कर दिया, हालांकि होल्डिंग आउट में इतनी लंबी बात थी नहीं। बट एनी हाउ होल्डिंग आउट के भीतर जो बात कही, डायरेक्ट हो रिप्रेजेंटेशन या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो, होल्डिंग आउट के चक्कर में आप लायबल होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग आउट पार्टनर। होल्डिंग आउट पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। अगर एक शख्स जो है, कब हम कहेंगे कि हमारा पार्टनर होल्डिंग आउट पार्टनर बन जाएगा? कहता है जनाब अगर हमारा पार्टनर रिटायर हो जाता है और वो रिटायर होने के बाद लोगों को नहीं बताता कि वो फर्म छोड़ चुका हुआ है, तो लोग उसको दुनिया के सामने वो शख्स जो है वो पार्टनर ही रहेगा, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या बन गया हमारा? वो हमारा होल्डिंग आउट पार्टनर बन गया। ऐसे ही एक माइनर है और वो शख्स जो माइनर है उसने अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी कर दी है लेकिन अभी तक उसने लोगों को नोटिस नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर भी वो पार्टनर बाय स्टॉपल पार्टनर दुनिया के सामने लायबल रहेगा। if a minor who was admitted or to the benefit of partnership after obtaining the majority act as a partner without giving public notice, अगर पब्लिक नोटिस नहीं भी देगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं भी देता तो फिर भी हम लोग, दुनिया को तो नहीं पता ना, दुनिया के मुताबिक तो वो पार्टनर है, तो पब्लिक नोटिस दे या ना दे वो शख्स हमारे लिए पार्टनर रहेगा। और यहाँ पर हम कहेंगे कि वो पार्टनर बाय द होल्डिंग आउट है, क्योंकि लोगों को पहले ये पता था कि ये शख्स हमारा पार्टनर है, अब वो रिटायर हो गया लेकिन दुनिया को नहीं बताया तो वो पार्टनर दुनिया की नजरों में रहा। ऐसे एक शख्स माइनर था, दुनिया को पता था ये पार्टनर है, अगर उसने नोटिस नहीं भी दिया लोगों को तो तब भी अपने मेजर होने पे तब भी दुनिया के लिए वो पार्टनर ही रहेगा। होल्डिंग आउट से कुछ एक्सेप्शंस भी अवेलेबल हैं। वो क्या? पहली एक्सेप्शन डिसीज पार्टनर। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और फर्म का ओल्ड नेम के पॉइंट ऑफ व्यू चलता रहता है तो याद रखिएगा डिसीज पार्टनर्स जो है उसको यूज दैट नेम और द डिसीज पार्टनर विल नॉट इटसेल्फ मेक्स इज लीगल लायबल। फर्म अगर कोई भी काम करेगी जो कि एक शख्स की डेथ के बाद, मरने के बाद करेगी, तो याद रखिएगा उस काम के जिम्मेदार उस शख्स के लीगल हायर्स नहीं होंगे। ऐसे ही जब कोई शख्स इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट होने के बाद
फर्म के किए हुए काम उस शख्स को बाइंड नहीं करते। जब कोई शख्स मर जाए या जब कोई शख्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर वो शख्स जो है वो फर्म के किसी भी फ्यूचर के एक्ट का लायबल नहीं रहता। रिजवान अहमद अशरफ तनवीर 4 पार्टनर्स थे। एन ऑर्डर इज प्लेस्ड विद हबीब फॉर सप्लाइंग द गुड्स। उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया हबीब को। बिफोर हबीब सप्लाई करता तनवीर की डेथ हो गई। अब कहता जब हबीब ने चीजें सप्लाई कर दी, उसको पता नहीं था तनवीर की डेथ का, तो भाईजान अब हुआ क्या, चीजें सप्लाई करने के बाद अब वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, क्योंकि उनके चीजें सप्लाई करने से पहले उनके हबीब की डेथ हो चुकी हुई थी, पार्टनर की डेथ, तनवीर की डेथ हो चुकी हुई थी, हम अभी पढ़ के आए हैं। अब इस डिफॉल्ट की हद तक तनवीर के लीगल हायर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नो डाउट के पैसे लेने हैं, पैसे हमने फर्म से लेने हैं, लेकिन किसी भी शख्स की डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद अब उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो कहते जनाब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी बात पूरी कर दूं। Habib cannot make Tanveer state liable for the debt. The debt accrues after the delivery of goods which has been made after Tanveer's death, and the state of deceased partner is not liable for the debt of firm contracted after his death, irrespective of public notice. मतलब बंदा मर गया तो अब ये तो नहीं कि मरने से पहले नोटिस देके जाना है। आप कहते हैं कि अगर एक फर्म है और उसका पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर्स के ऊपर उसकी डेथ के बाद किए हुए किसी भी काम के वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। उसने हमारे लिए ये रूल यहाँ पर वज़ा कर दिया। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमने आज काफ़ी कर लिया है, चीज़ ओवर हो जाएगी अगर मैं ये ट्रांसफर के ऊपर चला जाऊँ। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ पूछना चाहता है वो पूछ ले। हम लोग काफ़ी हमने आज होल्डिंग आउट की काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की है, तो मैं आप चाहता हूँ कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो इज़ मोस्ट वेलकम। आप अरसलान अनवर। सर एक पार्टनर की डेथ के अगर कोई फर्म कोई भी काम करेगी तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लायबल नहीं होंगे पेमेंट के लिए? नहीं। तो सर अगर उसकी डेथ से पहले कोई ऐसा काम किया हुआ है सर जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है तो फिर वो प्रॉफिट के लिए लायबल होंगे? देखो बेटा, हमने पहले एक बात कर ली थी, हम इसी केस को जो हमने केस पढ़ा है, अगर उसकी मौत से पहले उन्होंने कोई चीज मंगवाई थी, अभी तक वो नहीं आई थी, तो होता क्या है कि जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उस डेथ के ऊपर वहां पर जाकर फ्यूचर के एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए काम रुक जाएगा। उसके लीगल हायर्स पर बाइंडिंग नहीं है। अब उसके लीगल हायर्स को 2 चॉइस करनी है। एक चॉइस वो कहे कि हमें उसी नफे नुकसान के साथ लेके चलते रहे जैसे पहले अब्बा जी थे, तो हाँ, फिर वो सब लोग लायबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ये चॉइस कर लें कि हमारे अब्बा जी के पैसे को आप कंपनी में एज अ लोन ट्रीट कर लें, तो फिर ना तो फ्यूचर के नफे के, ना फ्यूचर के नुकसान के, ना फ्यूचर के बेनिफिट के, ना फ्यूचर के नेगेटिविटी के वो जिम्मेदार नहीं होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? सो बाय डिफॉल्ट डेथ के बाद एक दफा एक चीज हॉल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने डिसाइड करना है रास्ता राइट के लेफ्ट, कि उन्होंने कंटिन्यू करना है या उन्होंने लोन ट्रीट करते हुए बच्ची का पैसा वापस लेके चलना है। अगर वो कंटिन्यू करने की बात करेंगे तो इसका मतलब कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने खुद से अपनी लायबिलिटी एडमिट करवा ली। उन्होंने खुद से कहा कि हाँ, अब उनके बिहाफ पर हम लीगली लायबल होंगे, तो फिर अब वो पार्टनर दोबारा आगे उसी लायबिलिटी से, उसी प्रॉफिट से, उसी लॉस से बच जाएंगे। इज इट क्लियर? जी सर मैंने सर ये कहना था कि मतलब अगर सर डेथ से पहले पार्टनर ने मिलके कोई ऐसा काम किया हो जिससे प्रॉफिट हो। मैंने बड़ी क्लैरिटी से जवाब दिया है, आप फिर उसी के ऊपर आ गए हो कि डेथ से पहले। मतलब हमने एक चीज अभी हमें मिली नहीं है, हमने अभी उसकी लायबिलिटी इनकर नहीं की है, सिर्फ ऑर्डर दिया है, तो क्या ये अर्न्ड प्रॉफिट है? नो सर। तो फिर मैंने कहा ना नफा ना नुकसान, ना नफा ना नुकसान। अगर बंदा मर गया तो जो पिछले के हमारे अर्न्ड प्रॉफिट्स होंगे वहां पे काम एक दफा खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी के ऊपर है कि तुमने कंटिन्यू करवाना है लीगल हायर्स ने कि नहीं करवाना, या लोन लेके बाहर निकल जाना है। ओके, थैंक यू सर। प्रॉब्लम मोहम्मद सर मेरा प्रीवियस लेक्चर से है जी, यार आप पूछें। सर आपने वहाँ कुछ एग्जांपल्स दी थी पढ़ने के लिए, उन एग्जांपल्स में ये है कि एक पार्टनर उसका जब दिल करता है वो कैपिटल में से अपना शेयर निकालता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है,
और जब उसका दिल करता है वो दोबारा पार्टनरशिप में अपने पैसे डाल के उसको क्रेडिट कर देता है अपने अकाउंट को। तो सर अथॉरिटीज में तो हमने कहीं भी नहीं ये चीज पढ़ी। मुझे क्या पता उस एग्जांपल में क्या कहना चाहता है, मुझे आप एग्जांपल नंबर बताते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। एक मिनट बता देता हूँ। ये पार्टनर सिर्फ तेरी किताबों में ही है। अब ये काफी सारी एग्जांपल्स हैं, 10-12 मेरे मिस हो गई हैं। चलो बेटा, अगर मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। मुझे आपने एग्जांपल नंबर बतानी है, मैं आपको वो रिपीट कर देता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन जी है अरसलान लियाकत से। सर ये मैंने ये कंफर्म करना था, ये एक्सेप्शंस ऑफ होल्डिंग आउट में इंसॉल्वेंट पार्टनर है जो, तो सर उसको जो फर्म जो काम करेगी वो उससे बाइंड नहीं करेगी, लेकिन अगर वो इंसॉल्वेंट पार्टनर कोई एक्ट कर देता है तो उससे फर्म तो बाइंड होगी ना? No. When someone becomes insolvent, he ceases to be the partner. When a partner is becoming an adjudicated insolvent, he is no more a partner. Neither his act bind the firm, nor firm can bind the partner. Is it clear? ओके सर, अगर इसमें एक और सर, अगर वो मैं ये दुनिया को सेंटेंस ना पढ़ता हूँ। Where a partner is adjudicated as insolvent, he ceases to be the partner. He ceases to be the partner. जी ये जो 1344 वो नंबर है सर, काइंडली इनको जरा थोड़ी रिपीट कर दें। सॉरी, किसको करना है सर? हो गया, वो कर दिया उन्होंने, खुद ही कर लिया उन्होंने अपने आप को जी। So insolvent partner क्या कह रहा है? Where a partner is adjudicated as insolvent, he ceases to be the partner on the date. तो वो उस दिन जब वो पार्टनर ही नहीं रहा तो फिर वो फर्म को कैसे बाइंड कर सकता है? ओके बेटा, ठीक है सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ अरसलान लियाकत। अब एक वो बच्चा रह गया जिसकी वो टूटियां, वो पीछे आवाजें आ रही थी। उसने मुझे कोई एग्जाम्पल कहा है कि सर पता नहीं वो कैपिटल में से पैसे लेकर बेच देता है, फिर खरीद लेता है, फिर ले लेता है, मुझे नहीं मिला। अगर किसी को वो एग्जाम्पल पता है तो मुझे बता दे, वो एग्जाम्पल नंबर बेटा मैं वो रिपीट कर देता हूँ, शायद उन दोस्त को नहीं मिल रही। अगर आपको किसी को पता है तो मुझे बता दे, मैं वो एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ। करें, नहीं मिल रही, किसी को भी नहीं मिल रही, टेंशन की बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी उस एग्जांपल को डिस्कस कर सकते हैं। जाइएगा, जाके ये होल्डिंग आउट की बात को अच्छी तरीके से डिस्कस कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों के साथ दोबारा बात को लेके जुड़ूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।